मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ की ओर से हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज जो टॉपिक पर डिस्कशन के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ वो उसका टॉपिक रहेगा या चैप्टर का नाम रहेगा रीतिकाल की सकारात्मकता और नकारात्मकता। जैसा कि आप सब जानते हैं, आलोचकों ने कहा कि रीतिकाल नकारात्मकता को लिए हुए कुछ ज़्यादा है, जैसे इसमें अश्लीलता बहुत है, विलासता बहुत है, सेक्स कहें कि है तो मौजूद है। रचनाओं में कहीं ना कहीं श्रृंगारिकता जो है कि अतिशयोक्ति हो गई है। श्रृंगारिकता मतलब अपने आप से सीमा का अतिक्रमण करती हुई नज़र आती है। इसका मतलब ये हुआ कि रचनाएं कहीं ना कहीं अपने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रही है। रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इस काल को कहा कि ये काल जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है कि श्रृंगार काल है, कला काल है या परंपराओं का काल है, लेकिन इस काल में लोक मंगल की भावना नहीं है, अर्थात इसकी रचनाओं में लोक मंगल की भावना निहित नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह काल हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत उपयोगी काल नहीं रहा है। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि संसार में अगर मनुष्य रूपी पटल पर दो पहिए हैं जिसका नाम है स्त्री और पुरुष। आपको ये भी पता है कि इन स्त्री और पुरुष में पुरुष की प्रधानता पूरे विश्व लेवल पर रही है, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त रही है। पुरुष हमेशा बहुत श्रेष्ठ रहा है और नहीं श्रेष्ठ रहा है तो उसे श्रेष्ठ रहने पर बाध्य किया गया है, उसे श्रेष्ठ कहा गया है, बनाया गया है अपने आप से कि तुम श्रेष्ठ हो, ये इसके मन में भर दिया गया कि पुरुष हो इसलिए श्रेष्ठ हो। आप जानते हैं कि जब ज़माना प्लेटो का था तो प्लेटो ने, आप देखा पढ़ा ही होगा कि प्लेटो कहते हैं कि नहीं, स्त्रियों को तो वोट देने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनके पास दिमाग सोचने और समझने की नहीं है, अतः वह सही गलत चुनाव नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें वोट देने का अधिकार से भी वंचित किया जाना चाहिए। ये प्लेटो का ज़माना था। लेकिन आज का ज़माना जब ये कहा कि आप देखें कि आदिकाल, आप तीन काल में देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को, आदिकाल, भक्तिकाल और फिर आधुनिक काल। इसी भक्तिकाल में दो पार्ट बनते हैं जिसका नाम होता है भक्तिकाल और फिर रीतिकाल। और तब आप देखेंगे कि जो मध्यकाल जिसको भक्तिकाल और रीतिकाल का नाम दिया गया, इसी काल में आप देखते हैं कि जब आदिकाल की परंपरा है, उससे पहले अपभ्रंश का मामला है, उससे पहले भी आप अगर आगे जाएंगे तो आपको पाली, प्राकृत तथा संस्कृत का जो बहुत बड़ा पैटर्न है, इस पर मैं एक क्लास में बातचीत करूंगा कि कैसे भाषाएं आगे बढ़ती गईं और हिंदी साहित्य उसमें प्रबल हो गया, ये इस पर बातचीत होगी। लेकिन जब आप देखते हैं कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए आदिकाल में आते हैं और आदिकाल के बाद मध्यकाल, मध्यकाल में भक्तिकाल और रीतिकाल, तो भक्तिकाल तक का जो मामला है उसमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रही। मीरा जैसे स्त्री को जहर देने का प्रयास किया गया तो स्त्रियों की स्थिति खराब रही मध्यकाल के में पहला पार्ट जो है भक्तिकाल का वहाँ तक। लेकिन जब आप देखते हैं कि मध्यकाल में ही रीतिकाल वाला जो पार्ट है, यानी सन 1700 से लेकर 1900 का काल, उसमें आप देखेंगे कि स्त्रियां पुरुष के आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए सक्षम महसूस करने लगी। ये धरातल पे हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे कि रचनाओं में ज़रूर हुआ, रचनाओं में हुआ। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में होत है नैनन सु सब बात। ये नैनन से जो बातचीत हो रही है, ये स्त्री पुरुष की बातचीत भले ही रचनाओं में सही, गौर करें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सांसारिक जीवन में हुआ या नहीं हुआ, लेकिन रचनाओं में पहली बार स्त्री पुरुष की आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए सक्षम महसूस की और ये रीतिकाल ने अपने आप से जन्म दिया। यानी रीतिकाल में ही इसका आविर्भाव होता है जहाँ स्त्रियाँ अपनी बात कहने के लिए प्रबलता से या सुदृढ़ता से बाहर आती हैं। कहना है स्त्रियों का कि मिलने की बारी है लेकिन आज नहीं, कल मिलेंगे, अभी नहीं, शाम को मिलेंगे। ये स्त्रियों के अंदर जो हिम्मत है, ये ताकत है, ये भक्तिकाल तक मौजूद नहीं थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को अगर हम कहें कि ये अच्छा काल नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इस काल के लिए हम जरूर काल को याद करें कि रीतिकाल ने
स्त्रियों को प्रबल बना दिया, मजबूत कर दिया, भले ही रचनाओं के माध्यम से सही, लेकिन हुआ ज़रूर। आप कह सकते हैं कि सुजान ने घनानंद को डायरेक्टली कह दिया, जब घनानंद को देश निकाला हो गया कि आप राज्य से बाहर जा सकते हैं क्योंकि आपने राजा का अपमान किया है। ये लंबी कहानी है, इस पर बातचीत लंबी हो जाएगी, लेकिन जब निकाला हो गया, शॉर्ट में यही है कि जब राज्य निकाला हुआ तो घनानंद अपने प्रेमिका सुजान को कहते हैं कि तो मैं जा रहा हूँ, चलो तुम भी चलो, क्योंकि हम लोग प्रेम करते हैं और एक जगह रहेंगे। सुजान हाथ खड़ा कर देती है, नहीं, नहीं जा सकते। ये नहीं, ये इनकार, ये स्त्री का इनकार पहली बार रीतिकाल के रचनाओं में है, रीतिकाल के ही धरातल पर है, और तब से ये स्त्रियां मानी जा सकती हैं कि रचनाओं में ही, लेकिन स्त्रियां मजबूत तो हुई। सार्थक, सफल और सुदृढ़ रचनाएं यदि रीतिकाल को माने तो हम इसीलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ स्त्रियां बहुत आगे आती हैं रचनाओं के माध्यम से, और तब रचनाएं नैनों पर बहुत ज़्यादा कही जाती है। कल की क्लास में इस पर बातचीत हो गई है, कल की क्लास आप गौर से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो पता चल जाएगा। पूरी रीतिकाल की रचनाओं में राधा और कृष्ण केवल देवी और देवता नहीं, बल्कि एक नायक और नायिका हैं, अर्थात एक मनुष्य रूपी जीवन है। इसमें प्रेम जरूर है, प्रेम है, लेकिन उस प्रेम में ये नायक नायिका की भूमिका महत्वपूर्ण है, सार्थक है, सुदृढ़ है। बांसुरी छुपा देने की राधिका की पटल केवल रीतिकाल में ही की जा सकती है। वहाँ की राधिका तो मौन है, प्रेम टूट गया, कृष्ण छोड़ गए, लेकिन वहाँ मौन है, लेकिन यहाँ राधिका मौन नहीं है। बांसुरी छुपा लेती है और कहती है कि ये सौत है मेरी, ये रहने से मेरे तरफ तुम ध्यान नहीं देते। तो वो राधिका यानी कि मजबूत से पटल पर आने वाली राधिका रीतिकाल में ही सामने आई, इसीलिए रीतिकाल महत्वपूर्ण है। लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए बातचीत को शॉर्ट किया जाए, विशेष बातें कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।